चलिए बताइए। हमने आपको कल रिवाइज करा देते हैं कल वाला, और कल हमने आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कल बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना। इसको बोलते हैं क्या हम, वैद्युत वैद्युत क्या धारिता। जो ज्यादा बोल रहा है ना उसी से तो पहले पूछूंगा मैं, इसलिए तो ज्यादा बोल रहे हैं बच्चे। जैसे देखो कितना बोल रही है, ये कह रही है मैं बताऊंगी पहले, इसलिए ज्यादा बोल रही है। हाँ बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? रौनक सगुन। कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से आप क्या समझते हैं बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? जल्दी बताओ लड़की, तुमसे सबसे आसान पूछा है मैंने। कैपेसिटेंस धारिता किसको कहते हैं? हम्म। हम्म। किस चीज की लिमिट? किसी भी चीज की लिमिट। लिमिट तो अलग अलग होती है ना भाई, किसी की। हाँ। हाँ, क्या करने की? क्या स्टोर करने की? आप टुकड़ों में बता रहे हो, टुकड़ों में। आप बताओ सुहानी, कैपेसिटेंस का क्या मतलब है? अभी तुम्हें बता रही थी ना छवि ये, है ना। अब देखो मुझे नहीं बताती है कुछ भी। मतलब मैंने बताया था मटेरियल दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर सकता है, चार्ज को इकट्ठा कर सकता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। लेकिन चार्ज भी वो एक लिमिट तक ही इकट्ठा कर सकता है, और उस लिमिट को ही, उस कैपेसिटी को ही, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यानी ये कैपेसिटी है, क्या है ये? क्षमता, एबिलिटी। किसको स्टोर करने की? किसको स्टोर करने की? चार्ज को। ये चार्ज बोलना बहुत जरूरी है, वरना क्या स्टोर हो रहा है, क्या पता क्या स्टोर कर रहे हो। चार्ज को स्टोर करने की क्षमता यानी कैपेसिटी को ही हम धारिता कहते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था? सिंबल था सी, और फॉर्मूला क्या था? क्यू बाय वी, यही था। कैसे आया था ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ऐसे आया था कि हमने बताया था जैसे जैसे आप चार्ज दोगे कंडक्टर को, उसका पोटेंशियल राइज करेगा, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितना चार्ज उतना पोटेंशियल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्या आता है? कांस्टेंट सी आ गया। और इनटू में क्या बताइए? वी। यहां से सी का फॉर्मूला निकालेंगे, वी कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो सी बराबर क्यू अपॉन वी। यूनिट इसकी हमने आपको फेरेड बताई थी। क्या बताई थी? फेरेड। वैसे तो कुलाम पर वोल्ट बन रही है, कुलाम पर वोल्ट, लेकिन कुलाम पर वोल्ट को क्या कहते हैं? फेरेड कहते हैं। सही है। तो कैपेसिटेंस समझ गए, सी होता है किसी भी कंडक्टर को, कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। सही है। जैसे गिलास की कैपेसिटी पानी होल्ड करने की है, वो एक लिमिट से ज्यादा पानी उसमें नहीं आएगा। ऐसे ही सारे कंडक्टर की कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, एक लिमिट से ज्यादा चार्ज उसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? पंडित जी आगे की बात को पूरा करेंगे, हमारे सहयोगी। बताइए, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज अगर हम एक लिमिट से ज्यादा देंगे तो क्यों नहीं आ सकता उस पे चार्ज? हम्म। 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 हाँ, बाहर बाहर के एनवायरमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने निगेटिव चार्ज दिया है, तो बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस पर आने लगेगा, तो निगेटिव खत्म होने लगेगा। और फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉजिटिव दिया है, तो बाहर एनवायरमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे ना, एटम एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे उस पर, तब भी चार्ज लीक हो जाएगा। लिमिट से ज्यादा चार्ज दोगे तो लीकेज हो जाएगी चार्ज की। अब तुम सोच रहे हो वैक्यूम में कर लें तो क्या होगा, तो वैक्यूम में भी मैंने बताया था चार्ज देने के लिए एनर्जी देनी होती है। किसी को भी कंडक्टर को चार्ज करना है तो एनर्जी लगेगी। क्यों लगेगी एनर्जी? क्योंकि तुमने पॉजिटिव दिया उसको, अब और पॉजिटिव दे रहे हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब एनर्जी। तो इतनी एनर्जी हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, एक कैपेसिटी तक, एक लिमिट तक ही हम उसको एनर्जी दे सकते। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये तो जनरल फॉर्मूला है, सबके लिए लगेगा। कैसा भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप और साइज का, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
लेकिन अगर वो शेप और साइज फिक्स कर देगा तो अलग आंसर आएगा हमारा। आंसर इसी का यूज करके लेके आएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला आर्टिकल करिए, देखिए हेडिंग, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। सही है, लिखो हेडिंग। देखिए जरा मैंने क्या बोला है, बोर्ड पे देखें जरा। मैंने कहा कंडक्टर तो है लेकिन कैसा है, कंडक्टर तो है लेकिन कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेयर है। तो ले लेते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास कैसा कंडक्टर है बताइए, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर है तो सेंटर भी होगा, मान लेते हैं वो सेंटर है, रेडियस भी होगी, मान लेते हैं ए रेडियस है। रेडियस क्या मान ली मैंने, आर मान लो आप, मैंने ए मान लिया। सही है ना यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने इस कंडक्टर को कितना चार्ज दिया बताइए, क्यू चार्ज दिया है। अरे मैंने इसको कितना चार्ज दिया, क्यू। तो अगर ये कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज कहाँ जाएगा सारा, और क्योंकि आप कैपेसिटी निकाल रहे हैं, कैपेसिटी किसकी होती है, कंडक्टर की, लिखा है ना कंडक्टर। तो कभी भी चार्ज अंदर नहीं आएगा इसमें, ये नॉन कंडक्टर की थोड़ी ना कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी किसकी होती है, कंडक्टर की। तो हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है तो सारा चार्ज हमारा कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया। अब ये हॉलो ले लो, सॉलिड ले लो, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। तो हम सॉलिड ही कंडक्टर लेते हैं हमेशा, कैसा लेते हैं, सॉलिड। तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, लेकिन अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मुझे सी निकालना है इसके लिए। बात समझ में आ गई। लिखिए पहले, मैं थ्योरी जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए। देखिए माना एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक है, माना एक आर त्रिज्या का गोलीय चालक है, आर नहीं सॉरी ए लिखा है ना, ए त्रिज्या लिखो आप। माना एक ए त्रिज्या का गोलीय चालक है, ठीक है, जो कि वायु में रखा है, जो कि वायु में रखा है, जो कि वायु में रखा है। इस चालक को, इस चालक को, इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो कि, जो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर, जो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है, एक समान रूप से फैल जाता है। डायग्राम बनाइए, इंग्लिश में लिखिए, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड spherical conductor, let us consider an isolated spherical conductor of radius a, of radius a, let
प्लस क्यू चार्ज, लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, let plus q charge is given to the conductor which is uniformly separated on the surface of the conductor, on the surface of the conductor। ठीक है, डायग्राम बना लिया आपने। चलिए, तो मुझे निकालनी है इस कंडक्टर की एक कैपेसिटी। ठीक है, तो नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। मुझे बताओ, जो सिर्फ कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया, सिर्फ कंडक्टर के लिए, चाहे वो कैसा भी कंडक्टर हो, उसका क्या फॉर्मूला था अभी जो बताया था पीछे? C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, यही था। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत आसान आर्टिकल है, लड्डू एकदम, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है किसी कंडक्टर के लिए। अब इसको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल के लिए। इसके लिए बस दो ही तो चीजें हैं, चार्ज है और पोटेंशियल है। तो बताओ, आपने चार्ज इसको कितना दिया है? तो क्यू तो ठीक है हमारा, क्यू की वैल्यू तो क्यू ही रहेगी। अब मुझे निकालना क्या है इसका? वी, और निकाल दूं मैं इसका, इसके सरफेस पे क्या निकाल दूं मैं? पोटेंशियल। सरफेस पर पोटेंशियल जितना भी आएगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा और बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यही वाला फॉर्मूला इसके लिए कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो लिखिए यहाँ पे, हिंदी में लिखिए लाइन, चालक की धारिता के सूत्र से, चालक की धारिता के सूत्र से। तो मुझे Q और V की वैल्यू निकालनी है। Q तो ऑलरेडी Q ही है, मुझे V निकालना है। कोई बताएगा कितना होगा V? ये पोटेंशियल कितना होगा इसके लिए? पोटेंशियल तो आप पढ़ के आ चुके हो पीछे। नाउ द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चालक की सतह पर विभव, चालक की सतह पर विभव। बता सकता है कोई V इक्वल टू कितना होगा? इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, V कितना होगा? V का फॉर्मूला बताइए, सरफेस पर पोटेंशियल के लिए क्या होगा? लिखवाया है, लिखवाया है, बताया है, बोलो। सरफेस, इसके सरफेस पर पोटेंशियल बताना है आपको। बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या? ए। ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कब लगता है? चार्ज से r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इससे r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप लगाते थे, याद है? ये ऐसे तो लगता था, लेकिन हमारा, हम क्या कह रहे हैं, हमें आपने पोटेंशियल बताना है, सरफेस पे बताना है पोटेंशियल। और चार्ज कहां पर है? सरफेस पर ही चार्ज है, सरफेस का ही मैं पोटेंशियल पूछ रहा हूं, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। ये तो चार्ज से r डिस्टेंस दूर पे लगता है ना फॉर्मूला। आपका चार्ज भी सरफेस पर है और आप पोटेंशियल भी सरफेस पे निकाल रहे हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए, सही लिखा है? लगा सकते हैं नहीं? प्रॉब्लम समझ गया ना क्या है? चार्ज भी सरफेस पर है, पोटेंशियल भी सरफेस का ही निकाल रहे हैं, तो आर तो मिल ही नहीं रहा हमें, लेकिन यहाँ पे आपने ये लिखवाया है। ये फॉर्मूला 100% सही है,
लेकिन आप बताओ मुझे कि क्यों लग गया ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर। अब आप ये बताओ कि क्यों लगाया इसको फिर मैंने, क्योंकि हम सरफेस पर निकाल रहे हैं, सरफेस पर ही चार्ज है, तो इसको कैसे लगा दिया आपने। अब आप ये बताओ, लगेगा यही, लेकिन क्यों लगा। काउंटर क्वेश्चन, क्यों लगा। पी पॉइंट सरफेस पे आ गया और चार्ज सरफेस पे ही है वो भी, पी भी पॉइंट सरफेस पे ही है, तो डिस्टेंस क्या हुआ फिर। क्यों, क्यों लेंगे केंद्र से, जहां चार्ज होता है वहीं से तो डिस्टेंस लेते हैं। क्यों, कंपलसरी है, हाँ कंपलसरी है। आप में से अगर किसी को भी याद आ रहा हो तो याद कर लो थोड़ा सा। मैंने बताया था कि अगर चार्ज सरफेस पर होता है स्फेयर के, अगर चार्ज स्फेयर के सरफेस, नोट पॉइंट में लिखवाया है अलग से, जहां मैं बता भी दूं कहाँ कराया है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी सरफेस की, आउटसाइड सरफेस पर इनसाइड वाले आर्टिकल कराए हैं, वहां लिखवाया था कि जब सरफेस के ऊपर चार्ज होता है तो उसको सेंटर पे माना जाता है। लिखवाया था, जब सरफेस के ऊपर चार्ज होता है तो उसको कहाँ माना जाता है, उसके सेंटर पर ही माना जाता है। तो सारा चार्ज है तो सरफेस पर, लेकिन डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम सारा चार्ज कहाँ मानते हैं, इसके सेंटर पे, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है सरफेस तक का, ए, इसलिए यहाँ पे ए आया। सही है, माना जाता है ऐसा। लेट्स एज्यूम जो क्यू होगा वो कहाँ होगा, सेंटर पे, मानते हैं ऐसा, वरना आप कर नहीं पाओगे चीजों को। ठीक है, और माना क्या, हमने जब डेरिवेशन किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आ रहे थे, वो सारे वैसे ही आ रहे थे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सरफेस पे ही चार्ज था, लेकिन फॉर्मूले में डिस्टेंस वो आ रही थी, रेडियस आ रही थी, आ रही थी। तब उस समय मैंने कहा था कि देखो ये इसलिए आ रहा है ऐसा, क्योंकि हम सारा चार्ज कहाँ मानते हैं, सेंटर पर मानते हैं, उसको देख के कहा था। ठीक है, तो लिख सकते हैं सही फॉर्मूला है। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में, बस खत्म। तो पुटिंग इन कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट, बताइए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, C इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू ही है, और v की जगह पूरा अपॉन में आएगा, 1/, ठीक है, आगे बोलिए, क्यू अपॉन में, ठीक है भाई, बताइए कुछ कैंसिल हुआ क्या, अपॉन के अपॉन वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ भी 1 है, सबसे नीचे क्या क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन और ए, ये सारा कहाँ जाएगा। तो सी का फाइनल फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अरे समझ गए ना, जो अपॉन के अपॉन में होता है वो कहाँ आ जाता है, तो यही तो सारी टर्म है नीचे, तो ये सारी कहाँ जाएंगी अब, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये फॉर्मूला आया क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल अगर कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी इस वाले फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी। सी क्यू अपॉन बी नहीं लिखना है उसके लिए, इसके लिए ये लिखना है, नोट करो जल्दी पहले, ये समझाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला आया है स्फेयर के, ये खाली स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बता रहा हूं मैं, किसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ये तो तीनों वैल्यू कांस्टेंट होती है। बताओ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7, 4 तो है ही नंबर, तो क्या ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आई, तो मैं कह सकता हूं सी इज डायरेक्ट, कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर। क्या मतलब हुआ इसका, जो मैंने कल बताया था वही मतलब हुआ। देखो हम ये कह रहे हैं जो इसकी कैपेसिटी है ना, इस गोले की कैपेसिटी, इस कंडक्टर की चार्ज की होल्ड करने की कैपेसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, ए पर। ए मतलब क्या, रेडियस, रेडियस बढ़ाओगे तो गोला बढ़ जाएगा, गोला बढ़ जाएगा तो उसकी कैपेसिटी भी, जितनी रेडियस बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे है,
जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे साइज बढ़ेगा। अरे गोले के अंदर जो साइज मेजर होता है उसकी रेडियस से होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई थोड़ी ना होती है इसमें। तो रेडियस बढ़ गई मतलब क्या बढ़ गया, पूरा उसका साइज। भाई अगर मैंने एक 2 सेंटीमीटर का बनाया गोला तो छोटा बनेगा, और एक 10 सेंटीमीटर का बनाऊंगा तो बड़ा बनेगा, साइज बढ़ जाता है ना। तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, और कंडक्टर के साइज बढ़ने से उसकी क्या बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटी साइज पे डिपेंड करती है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल पे। कल बताया था ना इस बात को। चलिए, नहीं मानने तो ग्राफ खींच लो। अगर मैं ग्राफ खींचूं किस किस के बीच में, हाँ किस किस के बीच में बताइए, सी वर्सेस ए, तो कैसा ग्राफ आएगा, कोई बता सकता है कैसा ग्राफ आएगा। ये वाली एक्सिस सी है और ये वाली एक्सिस है रेडियस, बताना कैसा ग्राफ आएगा। अभी बताया जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, तो कैसा ग्राफ आएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ए बढ़ेगा उतना ही सी बढ़ेगा। आप रेडियस को डबल कर दो, कैपेसिटी डबल हो जाएगी। अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर का कंडक्टर है और मेरे पास 20 सेंटीमीटर का कंडक्टर है, तो उसकी 20 वाले की कैपेसिटी 10 वाले से डबल होगी। आप 3 गुना साइज कर दो, 3 गुना बढ़ जाएगी। तो कैसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा। हद हो गई बिल्कुल, ये तो ग्राफ, अरे वी प्रोपोर्शनल आई पढ़ा था कहीं किसी जमाने में, बताओ। पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये पढ़ा था किसी जमाने में। इसको ओम का नियम कहते हैं। वी प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल हटता है आर आ जाता है, आर आई, फिर आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ओम का नियम ये तो था। इसका ग्राफ याद है आपको। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है करंट भी बढ़ता है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है बिल्कुल। कैसा आता है, देखो यहाँ पे अगर 10 एम्पियर है और यहाँ पे अगर 20 एम्पियर हो गया, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सॉरी 10 नहीं, जरूरी नहीं करंट के बराबर ही होगा। यहाँ पे पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है, तो देखो करंट डबल हुआ, तो पोटेंशियल भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डबल, और करंट भी क्या हुआ, डबल। तो स्ट्रेट लाइन में ही तो हो सकता है ऐसा। कहीं से भी कर्व कर दूंगा ऐसे ऐसे, तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना कहानी। और ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन की होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ी है मैथ्स में। y इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू ये कांस्टेंट है और a ये है, x की जगह ये है। अगर मैथ में बात करें तो थोड़ी सी, मैं मैथ में ज्यादा बात करता नहीं क्योंकि बायोलॉजी वाले ज्यादा है ना, इसलिए तुम ऐसे समझो। जैसे ओम के नियम में स्ट्रेट लाइन थी, ऐसे यहाँ पे भी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। सही है, बात समझ में आ गई। जब भी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ऐसे याद रखो। सही है, नोट करो। देखिए, अरे यहाँ पे ये जो हमने स्फेयर लिया है, ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब जानते हैं ना, अकेला, मेरी तरह। आइसोलेटेड का मतलब है, आइसोलेटेड मतलब जिसके आसपास कोई ना हो, सिर्फ स्फेयर ही स्फेयर है और कुछ नहीं है। सही है। अब इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं इस स्फेयर के अभी चारों तरफ कौन सा एनवायरनमेंट है, हमने इसको कहां पे लिया है, हमने इसको कहां पे लिया है, एयर में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना। आगे आगे इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी इसकी डिटेलिंग नहीं बताऊंगा। मान लो इस स्फेयर को मैं एयर में ना रखकर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख देता। दो तरह के मटेरियल बताएं, कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, यानी डाइलेक्ट्रिक। सही है, क्या हो गया स्वानी। तो अगर मैं स्फेयर को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दूं, किसमें रख दूं पंडित जी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं, इंसुलेटर को ही तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। लकड़ी, ग्लास, रबर, मोम, वैक्स और प्लास्टिक, ऐसे मटेरियल के अंदर मैंने इसको कवर करके रख दिया। मान लो अंदर है हमारा मेटल। सही है। होगा ये, होगा ये कि इसकी जो कैपेसिटी है ना, देखो इफ, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इफ देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हिंदी में लिखवा दूंगा, इफ देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के बोलते हैं, परावैद्युतांक। याद है कूलाम का फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/4πε0, के भी था उसमें, और उस के की वैल्यू 1 हो जाती थी जब एयर में बात होती थी, लेकिन अब उसको हम पानी में रख देते थे या कहीं और रख देते थे, फिर उस के की वैल्यू चेंज हो जाती थी। मैंने बताया था नहीं, वही के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी अगर आप मीडियम बदल दोगे तो के आ जाएगा, और के की वैल्यू 1 हो जाती है किसके लिए, एयर के लिए। सही है। तो अगर मैंने इस स्फेयर को किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दिया, इस स्फेयर को अगर मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दिया, ये मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कोई, ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, जो कि 1 नहीं है इस बार, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी ये पूछ रहे हैं आपसे। तो हमारी अगर ये आइसोलेटेड होता और एयर में रखा होता तो कितनी कैपेसिटी आई है, फॉर्मूला क्या आया है, 4πε0 और ए, यही तो आया है। अगर आपने इसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल के अंदर रख दिया तो इसकी कैपेसिटी फिर उसको सी के से दिखाते हैं, किससे, तो सी के इक्वल टू 4πε0 के साथ में एक और क्या आ जाएगा, कि जैसे कूलाम्स लॉ में आता था ε0 के साथ के, वैसे यहाँ पे आ जाएगा के, और इनटू में के। तो अगर मटेरियल के अंदर रख दिया आपने कंडक्टर को तो फॉर्मूले में जो कैपेसिटी है वो इतनी हो जाएगी, यहाँ पे के भी आ जाएगा, और वो न्यूमेरिकल में देगा के की वैल्यू। ज्यादातर न्यूमेरिकल में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नहीं रखा जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर रख दिया तो उसकी कैपेसिटी बताओ, यहाँ पे बढ़ गई कैपेसिटी या घट गई, एयर में रखा था और अब मटेरियल के अंदर रख दिया, तो कैपेसिटी बढ़ी है या घट गई है, बढ़ गई है। कितने गुना बढ़ गई, के गुना। अगर के की वैल्यू मटेरियल के लिए 2 है तो 2 गुना बढ़ गई कैपेसिटी। आपने साइज नहीं बढ़ाया, अभी भी रेडियस कितनी है, ए ही है। तो कैपेसिटी बढ़ाने के 2 मेथड हैं, या तो आप उसका साइज बढ़ा दो, ठीक है, या फिर उस कंडक्टर को किस में रख दो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दो। बिना साइज बढ़ाए अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो मटेरियल में रखना पड़ेगा, और कौन से मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक, तब भी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी बढ़ जाएगी। सही है। आपने देखा है जो कंडेंसर होते हैं उसको अगर हम खोलें, अगर उसको खोल दें हम, तो उसके अंदर से ब्लैक ब्लैक सा सब्सटेंस निकलता है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंडेंसर के अंदर यानी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। सही है। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ऐसा क्या है कि ये कैपेसिटी बढ़ा रहा है उसकी, ये चीज मैं समझाऊंगा आगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि जब मटेरियल में रख देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है, इसने ऐसा क्या कर दिया जो कैपेसिटी बढ़ गई, ये सब क्वेश्चन के आंसर कहां मिलेंगे, आगे। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी, हिंदी में लिखिए। लिखिए पृथ्वी को 1.28 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, पृथ्वी को 1.28 इंटू 10 की पावर 4 मीटर व्यास का, सॉरी मीटर नहीं, यहाँ पे किलोमीटर कर लेना, एम कर दो ना, एम लिखा होगा तो के एम कर दो, और भारी गलती हो गई। किलोमीटर का व्यास मानकर, व्यास मानकर नहीं, पृथ्वी को 1.28 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर, व्यास का गोलाकार चालक मानकर, गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता बताइए, गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता बताइए। ट्राई करिए जल्दी, ये 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं है क्या। आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है इसमें, C बराबर 4πε0 A, यही तो लगाना है। तो इसमें ऐसे वैल्यू मत रखना 4 की फिर पाई की फिर F, बहुत बेकार कैलकुलेशन हो जाएगी। मुझे बताओ 1/4πε0 कितना होता है, ये तो पढ़ा है आपने। अब ये तो 1 अपॉन नहीं है ना,
तो इसको पलटो और इसके नीचे भी 1 मान के इसको भी पलटो, इधर का पलटेगा तो उधर का पलटेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 1 अपॉन ये वाली पावर, ये वैल्यू पूरी यूज करो डायरेक्ट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर यूज करो यहाँ पे पूरे की जगह। और रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का आधा रेडियस होती है। अब तो कर दो। बताइए ये जो दिया है ये डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर 1.28 10 की पावर 4 किलोमीटर है। तो पहले तो इसको सुधार लेते हैं हम, किलोमीटर को मीटर में बदलो पहले तो 1.28 10 की पावर 4 और मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा टोटल डायमीटर 1.28 10 की पावर 7 मीटर, ये डायमीटर आ गया। हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूले में रखने के लिए रेडियस चाहिए। तो ए अगर मुझे निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका आधा होता है रेडियस। तो 1.28 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को बस इससे कट कर दो तो ये आ जाएगा, पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ये 6 बार में कट गया, ये 4 बार में। ए की वैल्यू आ गई 0.64 10 की पावर 7 मीटर, ये ए आ गया। आ गया ये, बस आप फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इस पूरे की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं, 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, यही है इस पूरे की वैल्यू, देखो वो लिखी हुई है। और इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 0.64 10 की पावर, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब 0.67 है, 64 ऊपर है, डिवाइड में 9 है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 9 को ऊपर ले जाता हूँ, 7 में से 9 गया, कितना बचा 10 की पावर, और 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, खत्म कहानी। 0 पॉइंट इधर आ जाएगा ऐसा कैसा ही, 7 बार में जाएगा क्या 63, 1 पॉइंट लगा हुआ है, 0 1 आता रहेगा, है ना। तो आंसर हमारा आया C इक्वल टू 0 पॉइंट, हाँ 2 डिजिट कट करें ना एक साथ तो एक और 0 लगेगा, सही बात। तो 0.7 अब सही है। तो 0.07 इंटू 10 की पावर माइनस का, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू पॉइंट को 2 बार पीछे ले जाएं तो 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगी, ये भी आंसर सही है। तो देखो पहला और तीसरा आंसर हमारा ठीक है, पहला वाला और तीसरा वाला। यूनिट लिख देना फेरेड, C निकाला है फेरेड है, ठीक है। जाइए, नमस्ते।